नमस्कार। आज हम प्रकृति के एक ऐसे कह सकते हैं अनोखे कोने में झांक रहे हैं। हाँ, जहाँ अंधेरे में रोशनी जगमगाती है। बिल्कुल, उन जीवों की दुनिया जो अपना प्रकाश खुद बनाते हैं। सोचिए, रात के सन्नाटे में टिमटिमाते जुगनू। हाँ, या फिर समुद्र की गहराइयों में चमक बिखेरते वो रहस्यमयी प्राणी। हाँ। और ये डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी के लेख पर आधारित लगता है। ये स्रोत हमें इन अनोखे प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की दुनिया की एक अच्छी झलक देता है। और हमारा काम है इस जानकारी के सागर में गोता लगाना और सबसे महत्वपूर्ण और हाँ हैरान करने वाली बातें निकालना। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आपने कहा, जुगनू ही दिमाग में आते हैं। हाँ, सही है। हाँ बिल्कुल, फायरफ्लाइज। फायरफ्लाइज एक बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण है। मैंने भी देखे हैं बचपन में गांव में। हाँ, खासकर ग्रामीण या शांत कम प्रदूषित इलाकों में दिखते हैं। ये छोटे कीड़े हैं जो अपने शरीर से रुक रुक के रोशनी छोड़ते हैं। लेकिन ये तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है जो जमीन पर होता है। अच्छा। असली विविधता तो समुद्र की गहराइयों में है। हाँ, उस ट्रांसक्रिप्ट में भी जिक्र था कई समुद्री जीवों का। जेलीफिश की कुछ किस्में और वो ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले जीव, उनकी तस्वीरें भी थीं। हाँ, अद्भुत तस्वीरें, अंधेरे में चमकती हुई। तो ये देखकर सवाल उठता है कि आखिर जीवन के लिए प्रकाश इतना जरूरी क्यों है? मतलब हमारे लिए तो है, पर ये एक बहुत बुनियादी सवाल है। हम इंसानों समेत धरती के ज्यादातर जीवों के लिए प्रकाश वो जीवन का आधार है। देखने के लिए, रास्ता खोजने के लिए। हाँ, भोजन तलाशने के लिए, यहाँ तक कि हमारे शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे चलाने के लिए भी। लेकिन सबके लिए नहीं है ना। जैसे वो ट्रांसक्रिप्ट में था, मोती बनाने वाला सीप या ऑयस्टर। सही कहा, उनकी आंखें ही नहीं होती। तो जानकारी यही कहती है कि उनके लिए रोशनी का कोई खास मतलब नहीं। वो स्पर्श या क्या कहते हैं केमिकल संकेतों से अपना काम चलाते हैं। ठीक है। लेकिन जिन जीवों के पास देखने की क्षमता है उनके लिए अंधेरा एक चुनौती है। अब हम इंसानों ने तो इसका हल निकाल लिया है। हाँ, बल्ब, टॉर्च, स्ट्रीट लाइट, हमने तो रात को भी दिन जैसा बना दिया है। बिल्कुल, पर जानवर और पक्षी तो ये सब नहीं बना सकते। तो प्रकृति को ही उनके लिए कोई समाधान खोजना पड़ा। जैसे उल्लू की रात में देखने की क्षमता कमाल की होती है। हाँ, या फिर बाघ और तेंदुए की आंखें जो कम रोशनी में भी शिकार को भांप लेती हैं। ये सब अनुकूलन है। ठीक है। और कुछ जीवों ने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कमाल ही कर दिया। वो क्या? उन्होंने बाहरी प्रकाश पर निर्भर रहने के बजाय अपने शरीर के अंदर ही रोशनी पैदा करने का इंतजाम कर लिया। अरे वाह, मतलब अपनी बायोलॉजिकल टॉर्च लाइट। हाँ, एक तरह से वही समझ लीजिए। जब जरूरत हुई स्विच ऑन किया। तो ये होता कैसे है? क्या ये कोई जादू वादू है? नहीं नहीं, जादू नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है। ये पूरी तरह से एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। अच्छा। उनके शरीर में कुछ खास रसायन होते हैं जिनके बीच रिएक्शन होता है और उससे प्रकाश ऊर्जा के रूप में निकलता है। इससे कोल्ड लाइट या ठंडी रोशनी कहते हैं। ठंडी रोशनी, ये शब्द दिलचस्प लगा। मतलब इसमें गर्मी नहीं होती जैसे हमारे बल्ब तो बहुत गर्म हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। हमारे जो पुराने बल्ब होते थे वो बिजली का ज्यादातर हिस्सा गर्मी बनाने में बर्बाद कर देते थे। रोशनी तो बहुत कम बनती थी। हाँ सही बात है। लेकिन इन जीवों में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो बेहद एफिशिएंट होता है। मतलब लगभग सारी ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलती है, गर्मी के रूप में न के बराबर। कमाल है। इसीलिए इसे कोल्ड लाइट कहते हैं। ये ऊर्जा बचाने का प्रकृति का अपना तरीका है। ये तो सचमुच अद्भुत है। तो ये रोशनी वाले जीव मिलते कहाँ हैं? क्या ये सिर्फ जमीन पर है या सिर्फ पानी में? मिलते तो दोनों जगह हैं, पर इनका वितरण वो बहुत असमान है। जमीन पर जैसा हमने कहा, जुगनू सबसे मशहूर हैं। हाँ। उनके अलावा कुछ फंगस यानी कवक की प्रजातियां भी हैं। फंगस, वो भी चमकते हैं? हाँ, वो अंधेरे में हल्की हरी या नीली रोशनी छोड़ती हैं, जिसे अक्सर फॉक्स फायर कहते हैं। पुरानी सड़ती हुई लकड़ी पर कभी-कभी दिख जाती है। ये तो मैंने पहली बार सुना। मतलब किसी जादुई जंगल जैसा लगता होगा। हाँ, वाकई एक अनोखा नजारा होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जमीन पर इनकी संख्या और विविधता वो सीमित है। तो फिर ज्यादा कहाँ है? असली खजाना तो समुद्र में है। सागर और महासागरों में प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की भरमार है, हजारों प्रजातियां। हजारों? इतनी ज्यादा? और ट्रांसक्रिप्ट में एक और बात थी कि ये जीव ताजे पानी में नहीं मिलते। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो बायोल्यूमिनेसेंट जीव हैं, ये नदियों, झीलों या तालाबों जैसे ताजे पानी के स्रोतों में लगभग न के बराबर पाए जाते हैं। इनका मुख्य निवास स्थान है खारा पानी, यानी समुद्र और महासागर। पर ऐसा क्यों? क्या खारे पानी में ही वो जरूरी केमिकल मिलते हैं या कोई और वजह?
वजहें थोड़ी जटिल हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ा पहलू ये है कि समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। हाँ, वहां तो घना अंधेरा होता होगा। बिल्कुल। और ऐसे माहौल में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता वो जीवित रहने के लिए एक बहुत बड़ा फायदा बन जाती है। शिकार खोजने के लिए, साथी ढूंढने के लिए या शिकारियों से बचने के लिए रोशनी एक जरूरी हथियार बन जाती है। तो शायद ताजे पानी में उतनी जरूरत नहीं पड़ी। शायद ताजे पानी के माहौल में ऐसी जरूरतें उतनी तीव्र नहीं रहीं, इसलिए वहां ये क्षमता उतनी विकसित नहीं हुई। ये एक संभावित कारण है। ये बात तो समझ आती है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये जीव रोशनी पैदा करते कैसे हैं? क्या सबका तरीका एक जैसा है या अलग अलग? जानकारी के अनुसार मुख्य रूप से 3 अलग-अलग तरीके विकसित हुए हैं। 3 तरीके? अच्छा, पहला क्या है? पहला तरीका है सहजीवी बैक्टीरिया की मदद लेना। सहजीवी बैक्टीरिया मतलब जीव खुद रोशनी नहीं बनाते, उनके ऊपर रहने वाले छोटे छोटे जीवाणु बनाते हैं। हाँ, ये कैसे? बिल्कुल सही। कुछ समुद्री जीव, जैसे कुछ खास तरह की मछलियां और स्क्विड, अपने शरीर पर या फिर खास अंगों में इन प्रकाश उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को पालते हैं। पालते हैं? हाँ, ये बैक्टीरिया जीव से पोषण और रहने की जगह पाते हैं। हाँ? और बदले में उसके लिए रोशनी पैदा करते हैं। ये एक तरह का लेन देन का रिश्ता है, जिसे सहजीवन या सिम्बायोसिस कहते हैं। ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है। लेकिन क्या जीव इस रोशनी को कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब अपनी मर्जी से ऑन ऑफ? हाँ, ये बहुत जरूरी है। वरना सोचिए, अगर रोशनी लगातार जलती रहे तो शिकारी कितनी आसानी से उन्हें ढूंढ लेंगे। हाँ, बात तो सही है। तो इन जीवों ने इसे नियंत्रित करने के तरीके भी विकसित किए हैं। कुछ जीव, जैसे वो टॉर्चलाइट फिश होती है, हाँ। उनकी आंखों के नीचे एक प्रकाश वाला अंग होता है। हाँ। उस पर वो एक तरह की पलक जैसी झिल्ली चढ़ाकर रोशनी को बंद कर सकते हैं। अरे वाह! कुछ दूसरे जीव, जिनमें ये बैक्टीरिया बाहरी त्वचा पर रहते हैं, वो शायद उन अंगों को सिकोड़कर या घुमाकर रोशनी की दिशा या उसकी तेजी बदल सकते हैं। कमाल की इंजीनियरिंग है ये तो, प्रकृति की। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ज्यादा सीधा है। इसमें जीव अपने शरीर के अंदर ही विशेष रसायनों का निर्माण करते हैं। अच्छा, खुद बनाते हैं? हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में 2 मुख्य रसायनों का नाम भी था, ल्यूसिफेरिन और ल्यूसिफेरस। ल्यूसिफेरिन और ल्यूसिफेरस। आप ल्यूसिफेरिन को समझ लीजिए ईंधन, और ल्यूसिफेरस को वो एंजाइम या उत्प्रेरक जो इस ईंधन को जलाकर रोशनी पैदा करता है। ठीक है। जब ये दोनों ऑक्सीजन की मौजूदगी में मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है और प्रकाश उत्पन्न होता है। और इसमें पानी की क्या भूमिका है, खासकर समुद्री जीवों के लिए? हाँ, समुद्री जीवों में इस रासायनिक क्रिया के लिए अक्सर पानी एक जरूरी माध्यम होता है। या तो रिएक्शन पानी में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करता है, या फिर रसायनों का घोल ही पानी आधारित होता है। जानकारी ये भी बताती है कि कुछ जीव पानी के बाहर इस तरह से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाते। तो पहला तरीका हो गया बैक्टीरिया पर निर्भर, दूसरा खुद के रसायनों पर। क्या कोई तीसरा रास्ता भी है? हाँ, एक तीसरा और भी अनोखा तरीका है। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें ना तो ये सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं और ना ही ये ल्यूसिफेरिन ल्यूसिफेरस वाली जटिल व्यवस्था। तो फिर वो कैसे करते हैं? उनके शरीर में एक खास ग्रंथि या ग्लैंड होती है। और वो ग्रंथि क्या करती है? कोई खास रसायन बनाती है? वो ग्रंथि एक खास तरह का चिपचिपा द्रव या लिक्विड बनाती है और उसे स्टोर करके रखती है। अच्छा। जब जीव को रोशनी की जरूरत होती है तो वो इस द्रव को अपने शरीर से बाहर पानी में छोड़ता है। पानी में छोड़ता है? हाँ, और ये द्रव जैसे ही समुद्री पानी के संपर्क में आता है, उसमें मौजूद किसी तत्व से, शायद ऑक्सीजन या कोई और रसायन हो, उससे क्रिया करके तुरंत चमकने लगता है। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। जैसे कोई पानी में चमकने वाली स्याही छोड़ रहा हो। कमाल है, प्रकृति के पास कितने अलग अलग समाधान है एक ही समस्या के लिए। बिल्कुल। लेकिन ये जीव इतनी मेहनत करके, इतनी ऊर्जा खर्च करके ये रोशनी पैदा करते ही क्यों है? क्या सिर्फ अंधेरे में देखने के लिए? मतलब इसके पीछे उद्देश्य क्या है? नहीं, सिर्फ देखना तो एक छोटा सा हिस्सा है, जैसा मैंने पहले कहा। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक उद्देश्य छिपे हैं। ये महज कोई सजावट या मनोरंजन नहीं है। अच्छा। जानकारी के अनुसार इसके कम से कम 4 मुख्य कारण हैं। 4 कारण? क्या क्या है वो? पहला, और शायद सबसे आम, है संचार, यानी आपस में बातचीत करना या फिर साथी को आकर्षित करना। जैसे जुगनू करते? हाँ, बिल्कुल। जुगनू अपनी टिमटिमाती रोशनी के पैटर्न से ही नर और मादा एक दूसरे को पहचानते हैं, आकर्षित करते हैं। गहरे समुद्र में भी कई जीव अपने साथी को खोजने के लिए ऐसे ही प्रकाश संकेतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा कारण? दूसरा है शिकार करना। इसमें 2 बातें हैं।
या तो अंधेरे में शिकार को ढूंढने के लिए अपनी हेडलाइट का इस्तेमाल करना, हाँ, या फिर शिकार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोशनी का जाल बिछाना। शिकार को आकर्षित करना रोशनी से, इसका कोई उदाहरण है क्या? ये तो सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। हाँ, इसका क्लासिक उदाहरण है एंगलर फिश। एंगलर फिश, हाँ सुना है। गहरे समुद्र में रहने वाली ये मछली अपने सिर पर एक लंबे डंठल से लटकता हुआ रोशनी का चारा या ल्यूर इस्तेमाल करती है। अच्छा। छोटी मछलियां इस रोशनी को कोई छोटा शिकार समझकर करीब आती हैं और एंगलर फिश के विशाल मुंह का निवाला बन जाती हैं। ये प्रकृति के सबसे चालाक शिकारियों में से एक है। अरे बाप रे, ये तो वाकई डरावना है। अंधेरे में मौत का चमकता हुआ बुलावा। अच्छा, तीसरा उद्देश्य क्या है? तीसरा उद्देश्य है छद्मावरण या कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज, रोशनी से? ये कैसे हो सकता है? रोशनी तो दिखने में मदद करती है, छिपने में कैसे? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये होता है। देखिए, समुद्र में खासकर मध्य गहराई में ऊपर से थोड़ा धुंधला प्रकाश नीचे आता है। हाँ। तो नीचे से देखने पर कोई भी जीव एक काले धब्बे या सिलुएट जैसा दिखेगा। ठीक। कुछ जीव जैसे कुछ स्क्विड और मछलियां अपने पेट की तरफ नीचे की ओर हल्की रोशनी पैदा करते हैं। पेट की तरफ? क्यों? ताकि वो रोशनी ऊपर से आ रहे धुंधले प्रकाश की चमक से मेल खा जाए। इससे नीचे से देखने वाले शिकारी को उनका वो काला धब्बा दिखाई ही नहीं देता, वो रोशनी में घुल मिल जाते हैं। इसे काउंटर इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब रोशनी का इस्तेमाल करके गायब हो जाना। वाह। और चौथा, आखिरी उद्देश्य? चौथा उद्देश्य है आत्मरक्षा। आत्मरक्षा? वो कैसे? उंग जाता है, उसकी आंखें चौंधियां जाती हैं और शिकार जीव को भाग निकलने का मौका मिल जाता है। अच्छा। कुछ जीव तो अपने शरीर से चमकने वाले हिस्से या वो चमकने वाला द्रव भी छोड़ सकते हैं, ताकि शिकारी का ध्यान उस पर जाए और वो खुद बच निकले। जैसे ऑक्टोपस स्याही छोड़ता है ना बचने के लिए, हाँ हाँ, वैसे ही ये रोशनी छोड़ते हैं। तो मतलब बातचीत, शिकार, छिपना और बचाओ। वाह, प्रकाश का इस्तेमाल कितने अलग अलग और जरूरी कामों के लिए हो रहा है। बिल्कुल। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि वैज्ञानिक कब से इन जीवों के रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। ये जिज्ञासा कब शुरू हुई? इसका इतिहास काफी पुराना है। जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक लगभग 1600 के दशक से ही ये जानने को उत्सुक थे कि ये जीव, खासकर समुद्री जीव, कैसे और क्यों चमकते हैं। 1600 से? काफी पहले से? हाँ, नाविकों और मछुआरों ने तो इन्हें सदियों से देखा था, लेकिन वैज्ञानिक समझ बनने में समय लगा। तो शुरुआती थ्योरी क्या थी? क्या उन्हें शुरू में ही केमिकल रिएक्शन का अंदाजा था? नहीं, शुरुआत में काफी गलत धारणाएं थी। एक लंबे समय तक, करीब 1794 तक, कई लोग मानते थे कि ये जीव समुद्र के पानी में मौजूद फास्फोरस के कारण चमकते हैं। फास्फोरस? लेकिन वो तो... हाँ, वही, ये सिद्धांत गलत था, क्योंकि फास्फोरस जीवित कोशिकाओं के लिए बेहद जहरीला होता है। कोई भी जीव अपने शरीर में फास्फोरस जमा करके जिंदा नहीं रह सकता। तो ये गलत साबित हो गया। फिर सही दिशा में पहला कदम कब और किसने बढ़ाया? एक महत्वपूर्ण मोड़ आया 1794 में, जब इटली के वैज्ञानिक थे लाज़ारो स्पैलेंज़ानी। स्पैलेंज़ानी? हाँ, उन्होंने प्रयोगों से ये साबित किया कि ये चमक फास्फोरस से नहीं, बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है, जिसके लिए ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण जरूरी है। उन्होंने ये भी दिखाया कि कुछ समुद्री जीवों में इसके लिए पानी आवश्यक है। अच्छा। हाँ। तो यहीं से केमिकल रिएक्शन वाली बात शुरू हुई? हाँ, यहीं से इसे एक रासायनिक क्रिया के रूप में देखने की शुरुआत हुई। और उसके बाद भी खोज जारी रही होगी। वो ल्यूसिफेरिन और ल्यूसिफरस जैसे रसायनों का पता कब चला? बिल्कुल, स्पैलेंज़ानी के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया। ट्रांसक्रिप्ट में 1887 और 1894 का भी जिक्र है, जब राफाएल डुबोइस जैसे वैज्ञानिकों ने ल्यूसिफेरिन और ल्यूसिफरस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और इन रसायनों को अलग करने की कोशिशें की। फिर 1990 के दशक में मार्क गार्टने जैसे शोधकर्ताओं का भी उल्लेख है। ये दिखाता है कि ये शोध लगातार चलता रहा है और सच पूछिए तो आज भी जारी है। हाँ, नई तकनीकें आ गई होंगी अब तो। बिल्कुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, गहरे समुद्र में जा सकने वाली पनडुब्बियां हैं, इनसे हमें इन जीवों को बेहतर समझने में बहुत मदद मिल रही है। उस ट्रांसक्रिप्ट में इन जीवों के कुछ उदाहरणों की एक लंबी लिस्ट भी थी। कुछ खास नाम याद है आपको? हाँ, लिस्ट वाकई काफी लंबी थी और उसमें कई तरह के जीव शामिल थे। जैसे ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियां थीं, एंगलर फिश का जिक्र तो हमने किया ही। हाँ। टॉर्च लाइट फिश, कुछ तरह के कनखजूरे भी थे उसमें, कार्डिनल मछली, छोटे क्रस्टेशियन जैसे कॉपरपोड। जुगनू तो है ही। हाँ, जुगनू, जेलीफिश की तो अनगिनत किस्में हैं, कटल फिश, यहाँ तक कि कुछ मेंढक मछली, भंगुर तारे, वाइपर मछली, समुद्री स्क्वाड। लिस्ट लंबी है।
और ये दिखाती है कि बायोल्यूमिनेसेंस जीवन के कितने अलग-अलग समूहों में स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है। और जैसा आपने पहले कहा था, इनमें से ज्यादातर तो समुद्री जीव ही लगते हैं लिस्ट देखकर। हाँ, ये बिल्कुल साफ है। एक अनुमान है कि गहरे समुद्र में रहने वाली लगभग 80 से 90% प्रजातियों में किसी न किसी रूप में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। 80 से 90%? इतना ज्यादा? हाँ, ये दिखाता है कि अंधेरे महासागर में रोशनी कितनी महत्वपूर्ण है। तो आज हम इन जीवों के बारे में कितना जानते हैं? क्या सारे रहस्य खुल चुके हैं? अरे बिल्कुल नहीं। समुद्र की गहराइयां आज भी धरती का सबसे कम खोजा गया हिस्सा हैं। वैज्ञानिक लगातार नई बायोल्यूमिनेसेंट प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी मिल रही हैं? हाँ बिल्कुल। और हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि ये सभी जीव अपनी रोशनी का उपयोग ठीक-ठीक किन कामों के लिए करते हैं, या उनके ये केमिकल सिस्टम कैसे काम करते हैं। हर नई खोज के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। यानी भविष्य में हमें और भी हैरान करने वाली जानकारियां मिल सकती हैं। निश्चित रूप से। जेनेटिक स्टडीज से पता चल रहा है कि ये क्षमता अलग-अलग जीवों में कई बार बिल्कुल स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है। ये जानना भी बाकी है कि ये जीव अपने वो सहजीवी बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल करते हैं, या उन्हें पाते कहां से हैं। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या मुख्य बातें उभर कर आती हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीवन कितना अद्भुत है और कितना अनुकूलनशील, कितना अडैप्टिव है। इन जीवों ने ग्रह के सबसे मुश्किल माहौल में से एक, गहरे समुद्र के अंधेरे में जीने और फलने फूलने के लिए रोशनी बनाने जैसे अविश्वसनीय तरीके विकसित कर लिए हैं। हाँ, ये विकासवाद या एवोल्यूशन की शक्ति का एक शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के खजाने में अभी भी कितने रहस्य दबे हुए हैं, खासकर समुद्र की गहराइयों में। एकदम सही। और यहाँ सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ा जा सकता है हाँ, कि क्या इन जीवों के प्रकाश उत्पन्न करने के तरीकों से हम इंसान कुछ सीख सकते हैं। सोचिए, ऐसी ठंडी रोशनी जो बिना गर्मी पैदा किए बहुत कम ऊर्जा में प्रकाश बना दे। हाँ, ये तो बहुत काम की चीज हो सकती है। क्या भविष्य में हम इससे प्रेरित होकर ज्यादा कुशल लाइटिंग सिस्टम बना सकते हैं, या मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के नए तरीके, या शायद पर्यावरण प्रदूषण का पता लगाने वाले बायोसेंसर्स। संभावनाएं तो बहुत है। हाँ, इन चमकने वाले जीवों का अध्ययन सिर्फ जीव विज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के लिए भी नए रास्ते खोल सकता है। प्रकृति का ये चमकता हुआ अध्याय अभी भी लिखा जा रहा है।